को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप लोग सभी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 31, जिसमें मैंने ये बताया है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से लोग बिज़ी रखते थे, घर के कामों में किस तरह से टॉर्चर किया है इन्होंने। अब उसके आगे की बात अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक माँ जो अपने बेटे की शादी कर देती है लेकिन उसके बाद भी इनसिक्योर रहती है, मैं उन माँओं से कहना चाहूँगी, जब आप अपना बेटा बहू के साथ शेयर नहीं कर सकते तो वो अपने बेटे की ज़िंदगी ना बर्बाद करे, ना उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे जिसको तुम लोग प्राइवेसी भी नहीं देते हो। ठीक है, फिर एक कलंक लगा देते हो कि बहू तो बांझे से बच्चा नहीं हुआ है। जब उस बच्चा पैदा करने के लिए जो वो पल चाहिए होते हैं, वो पल जब तुम उनके छीन लेते हो तो बच्चा पैदा कहाँ से होगा। इन्होंने यही करा कि जब मेरी नई नई शादी हुई, आपको बताया कि 15 नवंबर के बाद से इन्होंने और ज़्यादा टॉर्चर शुरू किया। सारा दिन काम पे लगाए रखा, रात को 1 बजे सोती थी और फिर अपने पति से पूरे दिन में बात करने के जो मुझे पल मिलते थे वो मुझे यहीं मिलते थे, क्योंकि शादी के बाद इन्होंने कहीं मुझे आज तक नहीं घूमने दिया। हनीमून क्या होता है, हनीमून का मतलब ही मेरा मतलब ही रह गया, स्पेलिंग ही रहेगी मैंने जो पढ़ा हनीमून, बस। मैंने कभी कहीं नहीं घूमी। लोग, मंसूरी कितनी दूर है, कहीं नहीं घुमाने ले गए लोग मुझे, सिर्फ घर में ही मेरा हनीमून बन रहा था, वो भी रोते रोते। इन्होंने बहुत इस तरह से टॉर्चर किया जैसे वो मेरा ससुराल नहीं, एक तरह की जेल थी। जैसे कि जेल में एक नियम और नियम पालन पूरे करने होते हैं ना, तो वो उस तरह से मुझे ज़िंदगी दी थी। मेरे बेडरूम में मैं 1 बजे रात को जाती थी तो मेरे को सारा दिन में लगता था कि मेरा पति है। नया नए थे, 1 महीना ही नहीं होने को आ रहा था, 23 नवंबर को 1 महीना होने को आ रहा था। तो मुझे लगता था कि कुछ पल मिले तो मैं कुछ बोलती थी, कुछ बातें धीरे धीरे बोलती थी कि आप चले जाते हो, मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, मैं तो सिर्फ आप ही के लिए यहाँ पर हूँ, इस तरह से मैं बोलती थी। तो ये ना कान लगा लगा के सुनती थी हमारी बेडरूम में, और इसके कानों में आवाज़ ठीक से चली जाए तो हाँ, इसने क्या कर रखा था जिसे हमने भी नोटिस नहीं करा, इसने एक खिड़की पे भी ड्रिल से छेद करा कर रखे थे और हमारे दरवाजे पे भी ड्रिल से इनने छेद करा रखे थे जिससे कि आवाज़ मेरी सुनाई दे। अब एक दिन मैं बोल रही थी कि इनको कि ऐसे ऐसे मम्मी परेशान करती है, आप मुझे समझते नहीं हो, मैं ये कोई कह रही हूँ कि तुम मम्मी से लड़ो, लेकिन मम्मी को समझाया तो करो कि भाई मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, कोई ऐसा तो है ही नहीं, 12 साल की उम्र से मैं घर संभालती आ रही हूँ, सारा तजुर्बा है, किसी बात का कोई मुद्दा बनता ही नहीं है लड़ाई का, लेकिन बिना कारण मुझे तंग करती हैं, कुछ तो इन्हें समझाया करो। भाई इतना बोला तो इसने रात को ही 2 बजे दरवाज़ा जोर जोर से डा 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 और दरवाजे पे लात मारा, अभी खोल खोल दरवाज़ा, अभी खोल। तो हम फटाफट बेड से उतरे, हमने दरवाज़ा खोला और फिर ये एटीट्यूड में खड़ी हो गई और फिर इनसे लड़ने लगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है, बड़ी सुन रहा है अपनी बीबी की, है बड़ा जज बन रहा है इसका। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं है, आप मेरे साथ जो व्यवहार करते हैं, तुझे समझ नहीं आती, कौन है तू इस घर की, कौन है। मेरे आँख से आंसू गिर गए। मैंने अपने पति से पूछा, मैंने कहा बताओ ना, आप ही बताओ कौन हूँ मैं। तो ये भी नहीं बोल पाए। इन्होंने कहा तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कौन है ये, शादी नहीं करा के लाई हो तुम मेरी इससे। इन्होंने कहा ये तो लोंडा तो जवान खोलने लग गया, अब तक तो जवान तेरी बंद थी। अब वो जवान कैसे बनती, क्योंकि जब देवबंद मौलवियों के पास जाती है, तांत्रिकों के पास जाती है, मेरठ जाती है, मुजफ्फरनगर जाती, सारे तांत्रिक मैंने इसके पकड़ लिए, सबको खिला खिला के जुबान बंद रखती थी ये तो अब पता लगा ना जब मेरे पे बीत चुका है ये सब। उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने सोचा कि मेरा पति भी इन्हीं के साथ इन्वॉल्वमेंट है, बोलता ही नहीं कुछ। मैंने कहा बेकार है ऐसा पति, हमारे पापा तो कहते थे कि जिस घर में पति की न चले तो उसकी बीवी की भी नहीं चलती। तो मैं तो चुप, जब भी कुछ बोलूँ तू चुप, मेरे आगे चुप, है कौन तू, हमारे घर की है कौन, बीच में नहीं, नौकर बीच में नहीं बोला करते मालिक के, मैं मालिक हूँ। बता भाई काके बता, किसका नाम है मकान, बता, मेरा नाम है ना। फिर रजिस्ट्री निकाल के ले आई, देख क्या लिखा, पढ़े लिखे ना, रूमा बेरी, मैं मालिक हूँ, सपने मत देखियो यहाँ के मालिक बनने के, ठीक है। कहीं तो सोचे अरे मम्मी मर जाएगी तो मैं बनूंगी मालिक इस घर की। मैं चुप थी। मैंने कहा ये कितनी, मैंने कहा जिंदगी का नहीं पता,
फिर मैंने बोला मम्मी ज़िंदगी का नहीं पता कौन पहले चला जाए। ए देख के बता रही मुझे, देख तो कि ज़िंदगी का नहीं पता, मतलब ये चाह रही है कि मैं कल ही मर जाऊँ और तू इस मालिक बन इस मकान की। इस मकान को लेकर बड़ा डिप्रेशन है मेरी सास को, बड़ा घमंड, इस मकान की तुम मालिक बन। मैंने कहा मुझे रहने के लिए कमरा बतेरा है, मैं लालची नहीं हूँ। रात को 2 बजे इस औरत ने इतना कलेश करा कि भाई तू क्या जज बना रहता है, क्या सुनता रहता है तू इसकी बात है। ये नहीं कि फिर इनने उतारी चप्पल, अपनी चप्पल इसने मेरे पति के हाथ में दी ज़बरदस्ती, बोली कि इसको आज अगर तूने मेरे से यहाँ से जन्म लिया है ना और तू मेरा खून है तो इसे मार मार इसको, वरना तू मेरा खून नहीं है। फिर अब ये मेरे हाथ, इनके हाथ पे चप्पल। उस वक्त मैंने एक पहली वार्निंग दे दी थी, मैंने कहा अगर तुमने आज मेरे पे हाथ उठा लिया ना तो कल तुम ये देख लेना तुम्हारा दिन मैं रोशनाबाद बना दूंगी। मैंने अपने पति को बोला, मैं कहा जब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, ठीक है, और अगर तुमने मम्मी के कहने पे मुझे चप्पल मारी तो मैंने कहा तुम्हारा दिन मैं रोशनाबाद दिखा दूंगी कोर्ट में। और मैं अब नहीं रह सकती, मेरा शादी का 1 महीना पूरा नहीं हुआ, तुम लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो, मैं चुप रहती हूँ। मेरे को कैद कर दिया, कहीं तुम घुमाने नहीं ले जाते हो, तुम मेरे को 23 अक्टूबर को घर में लेके आए हो और मेरे को इस तरह से कैद कर दिया जैसे मैं सजा काट रही हूँ यहाँ पर। भैया इससे अच्छा तो फिर मुझे जेल में डाल दो, फिर मैं तुम्हें जेल में सजा काट लूँगी। तो इन्होंने चप्पल फेंक दी, इन्होंने कहा कि नहीं। फिर मम्मी अपना गुस्से में अपने रूम में चली गई, इन्होंने मुझे गले लगा के समझाया कि यार बताए मम्मी ऐसी है। मतलब इतनी मैं टॉर्चर हुई हूँ कि इनकी बहनें तक मुझे कह के गई थी कि हमारी इस रूमा के आगे मत बोलियो। मतलब इतना टॉर्चर सहूँगी मैं। इनकी बहनों से कहना चाहती हूँ, सारी मासियों से, सारे रिश्तेदारों से, क्या आपको पता था ना ये इनकी बहन, आपकी बहन का नेचर क्या है रूमा जी का, तो इतना टॉर्चर क्या आप भी अपनी बहुओं को इतना टॉर्चर करती हैं कि अभी शादी को 1 महीना नहीं हुआ है पूरा और बहू के साथ इतने टॉर्चरपन। और फिर कहते हो कि बहुएं गलत है, कि बहुएं हमें कोर्ट खड़ा कर देती हैं, बहुएं हमें जलील करती हैं। तो जब रूमा बेरी जैसे सासें जिस घर में होगी उस घर की बहुएं जरूर बोलेंगी, या तो कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी या आत्महत्या कर लेंगी, कुछ तो करेंगी ना। मैं अपना दर्द आप लोगों को अगर सामने बताना लग जाऊँ ना तो मैं रोने लग जाऊँ। मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं रोने का मन करता है, मैं नहीं रो पाती हूँ। मैं इसलिए आपको छोटे छोटे पल बता रही हूँ कि इस तरह से भी टॉर्चर होते हैं। फिर क्या करती थी, जैसे हम सो गए, फिर इसकी रूटीन चालू हो गई। 3:30 बजे 4 बजे जोर जोर से दरवाज़ा खटकाना, अबे ओ, अब नींद में फटाफट उठे, क्या हो गया, ठीक है। मैंने कहा मम्मी हट हट पीछे, हाँ भाई खड़ा हो, कब तक सोवेगा। और गंदे लूज वर्ड पे बोलती थी। आप समझ सकते हैं कि ये मेरे पति और मेरे लिए जब हम साथ सोते थे तो क्या वर्ड्स बोलती होगी। अबे ओ, कब तक लुगाई के साथ चिपक के सोएगा, हैं 4 बज गए, उठ जा। तो इस तरह से हम इतना टॉर्चर करते थे कि हम 1 बजे बेडरूम में सोने गए हैं और उस वक्त हमारे को माइंड सेट नहीं हो रहा है कि हम बातें करें या दुख सुख बांटें या गले लगे या फिर हम अपनी फैमिली प्लानिंग को अंजाम दें। समझ नहीं आता था उस वक्त सिर्फ गिले शिकवे ही बढ़ते रहते थे। मैं रोती रहती थी, ये मुझे मनाते रहते थे। मैं तो कभी रूठी ही नहीं हूँ, मैं किसी से उम्मीद ही नहीं करती हूँ कि मुझे कोई मनाए, लेकिन मन दुखता था। मेरी एक शिकायत होती थी, मेरे पापा नहीं है सर पे, तो हमारी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ, मुझे नहीं लगता ये शादी टिकेगी, मैं छोड़ दूँगी। मैंने प्लान बना लिया था 1 महीने के बाद ही कि मैं इनको डाइवोर्स दे दूँगी, मेरा फाइनल हो चुका था। मैं कहा एक बार ये मुझे मायके जाने दे तो मैं डाइवोर्स दे दूँगी। मैं खुद में इतनी सक्षम हूँ, अगर मेरी माँ भी मुझे नहीं रखेगी घर में, मैं खुद एक जॉब करूँगी और खुद एक रेंट के मकान में रहूँगी। ठीक है, एक माथे पे दाग लगना था कि शादी हो गई है और तुम्हारे से तलाक हो गया, पर तुम्हारी जब कमियाँ मैं कोर्ट पे खड़ी करूँगी ना विद एविडेंस, तो फिर देख लेना। इन्होंने कहा नहीं ऐसा मत कर, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊँगा, मेरे को कौन बचाएगा तुझे। मैं तो अब देख रहा हूँ अपनी मम्मी का रूप, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
मैंने कहा ऐसी नहीं थी। इनकी भाभी बताती हैं, वो बीच वाली हेमा भाभी, उनको तो इतना टॉर्चर किया था कि जब वो बीमार हुई थी, मेंटली हरेसमेंट उनके साथ भी हुआ था, तो उनका खुद का ट्रीटमेंट उनकी खुद की मम्मी और मायके वालों ने कराया था। मतलब इनकी औकात नहीं थी कि ये उन भाभी का भी इलाज करा ले। उस वक्त ना ये मेरे से ना आना जाना था खड़खड़ी। ससुर के ऊपर एलिगेशन छठे दिन ही लगा दिया था, तो ससुर जी भी हमारे कम ही आते थे। आ गए तो सीधा मम्मी से ही मतलब रखा और चल दिए। एलिगेशन लगा देती हर किसी पे। ये चाहती हैं कि बस सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा नाम रोमा है, मैं ही मालिक हूँ, मैं जैसा नचाऊँ वैसे नाचो, तुम मेरे लिए रॉबर्ट हो, मैं जैसी कमांड दूँ वैसे करो, मेरी तारीफ़ करो, मतलब रोमा की तारीफ़ करो, झूठी तारीफ़ करो, गलत भी कर रही है तो उसकी कमी को मत बताओ, उसको भी अप्रिशिएट करो। आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, आप जैसी हो। वो गलत सिखा रही है, अपने गलत धंधे में मेरे को इन्वॉल्वमेंट करना चाहती थी, इसीलिए इसने मुझे इतना टॉर्चर किया। मैंने इसका कहना नहीं माना, बस तो फिर तो मैं तो बहुत ही दुश्मन हो गई इसकी। ये सोचो कि इसको ऐसा लगा जैसे एक चोर को पुलिस वाली मिल गई हो। बस इसे ये लगा कि यारे सारे राज धीरे धीरे जान रही है और इनको हो गया मुझसे खतरा कि अब ये समाज में जाके बताएगी और हमें पुलिस पे बंद करा देगी। तो इनने सोचा कि अब मैं इसी में ही एलिगेशन लगानी शुरू कर दूं। पति का तो तभी तो टूटेगा इन दोनों का मिलन। तो क्या इस तरह से ये आए दिन हमें सोने नहीं देती थी। हम रात को 1 बजे ठंड के टाइम में अंदर बेडरूम में घुसते थे और 3:30 बजे इसके दरवाजे पे लात हमारे बेडरूम में मर जाए, अबे आओ, और लूज वर्ड से अबे आओ, खड़ा हो। वो आवाज़ें मेरी आज भी मैं नहीं भूलती हूँ, मेरे दिमाग में सेट हो रखी। वो खौफ, एक डर, मैं फटाफट उठती थी अपनी रजाई फेंक कर, क्या हुआ, हाथ पैर कांपते थे। हाँ मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या, हट हट आगे से हट, अबे आओ, खड़ा हो, 4 बजने को आ रहे, कब तक चिपक के सोएगा, लुगाई का नशा हो गया क्या तेरे को, है, खड़ा हो, 4 बज गए, काली मंदिर भी जाना है। ये काली मंदिर जाते थे, दक्षिणी काली जो है, ये रोज इनके ड्रामे होते थे। मैंने शादी के वो पल, ये सोचो कि मेरे लिए ये नरक है, मैं शायद ऊपर मेरे लिए नरक बंद हो गया होगा। अब मैंने जो फेस करा इनके बीच में रह करके, ऐसी गंदगी सुनी, इतनी माइंड में गंदगी इन्होंने डाली गई, मेरे ओरा में, मेरे माइंड में, मुझे डिप्रेशन दे दिया पूरी तरह कि मैं टूट जाऊं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। क्योंकि इनका एक मकसद था, बहू आ गई है, अब हमारी ये जब यहाँ मरेगी तो सारी संपत्ति ही हमारी हो जाएगी, इसके बाप की। क्योंकि माँ डिस्टर्ब है, बहन को तो धंधे पे डाल दिया इन्होंने, देह व्यापार में अपने साथ इन्वॉल्वमेंट करके, उसको भी टॉर्चर करते हैं ये। और अब ये समझ आ रहे हैं इसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, घर की सब चीज, इसे मार दो, या तो इसको भी धंधे में डाल दो, तो इसकी कमियों को ब्लैकमेल करके हम इससे हर चीज़ साइन करा लेंगे, प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमारी ये गुलाम, और फिर तलाक भी करा देंगे पति को दिखा करके, देख ये धंधा करती थी, अब इसे छोड़। पति को तो पता ही नहीं था ना, माँ ये काम करा रही है और भाई भी ये काम करा रहा है, ये तो मैंने राज खोले हैं तो मैं दुश्मन हूँ सबकी। और मुझ पे ही दाग लगाने के चक्कर पे ही, हमारे पिता के दाग लगाने के चक्कर में ही मेरी बहन को इन्होंने ऐसा कर दिया। सिर्फ यही कि मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो इन्हीं कामों में दाग लग जाएगा तो संपत्ति लिख दी जाएगी, और उससे संपत्ति भी ले ली है, तभी तो मेरे को आने नहीं देते, ब्लैकमेलिंग करा, उसको टॉर्चर किया है, जबकि वो फंसाई गई है इन्हीं के द्वारा। उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सारी मुझे पता था, पर मेरी बहन को नहीं पता था। वो बच्ची इतनी बड़ी दिमाग से मैच्योर नहीं हुई कि कैसे कैसे शातिर लोग मिलते हैं। मैं तो कम उम्र में ही इतनी मैच्योर हो गई थी दिमाग से कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी थी, जो पापा ने मुझे इतना मैच्योर बना दिया था। मैं इस बच्ची को नहीं बना पाई, इन्होंने इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करी। मैं आज भी कह रही हूँ, अगर वो सड़ के ना मरे, सड़ के कीड़े लगेंगे तुम लोगों को, जिन्होंने भी प्लानिंग प्लॉटिंग भूमाफियों ने करी है, मिलकर के सब भूमाफियों ने करी है। मैं तो खुद कहती हूँ, मेरी सास और मेरे जेठ सब भूमाफिया हैं, तभी तो हमारे घर में इन्होंने रिश्ता पहुँचाया मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए। मुझे टॉर्चर करते करते मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मेरी बहन पे दाग लगा दिया इन लोगों ने, मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, और उससे देह व्यापार कर रहे हैं, उसी की दलाली खा रहे हैं ये लोग, पैसा खा रहे हैं, खूब मज़े से आनंद ले रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अब खुश है कि इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुमने कर दी, मैंने यहाँ सह लिया, लेकिन तुम्हें परमात्मा नहीं छोड़ेगा।
उसकी मार से बचना तुम, उसकी मार से। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे मेरा ही क्यों ना कर्मा हो। तुम लोगों को नहीं कभी बख्शेगा। अपने वंश की तैयारियां कर लो सबकी। तुम देखना कैसे तुम्हारे वंश खराब होते हैं, कैसे मरते हैं सारे वंश। मैं दूंगी बद्दुआ, तुमने मेरी बच्ची छीनी है तुम लोगों ने। तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग वहीं से शुरू हो गई थी। तुमने मुझे अपने पति के साथ भी वो सुख में नहीं रहने दिया। जो 5-6 घंटे पत्नी अपने पति के साथ बैठती है, बात करती है, पूरे दिन तरसती थी मैं अपने पति के साथ बैठने के लिए, लेकिन इस औरत ने बैठने दिए। सुबह 6 बजे काका जी को ऑफिस भेज देती थी, फिर 1 बजे ये लंच करने आते थे, फिर ये 3 बजे फिर माँ के साथ चले जाते थे। रात को फिर ये 11 बजे आ रहे हैं। मेरे को 1 बजे मैं बेडरूम में घुस रही हूँ। फिर उसके बाद ये 1 बजे से 3 बजे तक मुझे टाइम मिलता था। मैं उसमें गिले शिकवे करूं या मैं सोऊं, अपनी नींद पूरी करूं, या फिर आगे की फ्यूचर प्लानिंग, बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करूं। कुछ नहीं था। दिमाग इतना हाईजेक कर दिया था मेरी सास ने। और फिर 4 बजे वही दरवाज़ा खड़काना, वे खड़प। तो इनकी ये लैंग्वेज होती थी, मैं कुछ बोलूँ तो तू कौन, अपनी औकात में रहे, ये वर्ड्स होते थे इनके। अभी और आगे छोटे छोटे पल आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी जो जो मेरे साथ हुए हैं, जो मुझे बहुत पेन करते हैं, ताकि समाज में जागरूक करने के लिए कि वकील भाई और पुलिस भाई, जो महिलाएं आपके पास आती हैं, जो बताती हैं कि हमारे को ससुराल वाले ऐसे टॉर्चर करते हैं, तो प्लीज़ डीपली जांच करें उनकी। होता है ऐसा, मेरा तजुर्बा है खुद का, आप बीता दर्द होता है। आप प्लीज़ ऐसी बहनों की हेल्प जरूर कीजिए, इन्हें मजाक में मत लीजिए। कई पुलिस वाले भाई और कुछ एडवोकेट मजाक में ले लेते हैं, तो ऐसी महिलाएं डिप्रेशन के शिकार होकर के या तो मेंटल हॉस्पिटल मिलती हैं, या फिर ये अपना भी सुसाइड कर लेती हैं, या फिर घुट घुट के जी कर अपना जीवन ख़त्म कर लेती हैं। प्लीज़ आप ऐसी महिलाओं की मदद करें। मैंने तो अपने आप को बहुत संभाला कहीं ना कहीं तरीके से, चाहे मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, अपने आप को मेंटल नहीं होने दिया मैंने। लेकिन प्लीज़ मैं ये कहूँगी आप लोग उनकी मदद कीजिए, और यहाँ अगर मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मैं उन बहनों के साथ तैयार हूँ। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू।